myudaipur.com के सभी सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं अपने काव्य पाठ से पूर्व दो एक मुक्तक आपको सादर संप्रेषित करता हूँ। मुझे विश्वास है आपको अच्छे लगेंगे। पहला, दो मुक्तकों की थोड़ी सी भूमिका वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हमारे देश के नौजवान और शहीद अंग्रेज़ों की संगीनों के सामने खड़े हो गए। आज के वोटों पर बिकी हुए ज़मीर की राजनीति ने वंदे मातरम तक को विवादास्पद बना दिया। राजनीति की सोच में वंदे मातरम कुछ भी हो सकता है। मेरे जैसे हिंदी के सबसे छोटे कवि की दृष्टि में, शब्द की साधना में वंदे मातरम क्या है, मैं मुक्तक आपको सादर भेंट करता हूँ। आस्था की अस्मिता की शान वंदे मातरम, आस्था की अस्मिता की शान वंदे मातरम, भरत भू की आन की पहचान वंदे मातरम। जो तिरंगे के लिए सर से कफन बांधे रहे, उन शहीदों का अमर बलिदान वंदे मातरम। दूसरा मुक्तक है, सरफरोशों के लहू का मान वंदे मातरम, दास्ता से मुक्ति का अभियान वंदे मातरम। जो मुदित मन सर हथेली पर लिए फांसी चढ़े, उन शहीदों का अमर यशगान वंदे मातरम। अभी गणतंत्र दिवस बीता। मैं उस गोत्र की, उस अस्मिता के गोत्र की चार पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। आज़ादी वतन परस्तों की फांसी पर चढ़ी जवानी है, आज़ादी वतन परस्तों की फांसी पर चढ़ी जवानी है, जो सिद्ध कर गए गंगा की माटी कितनी बलिदानी है। माता के एक इशारे पर जांबाज कर गए कालवरण, सचमुच मेरी आज़ादी की क्या पानीदार कहानी है। सत्ता के भूखों से पूछो, आज़ादी कैसे आई थी। इसकी अगवानी में जाने कितनों ने जान गंवाई थी। भारत माता ने खोया था आज़ाद हिंद का सेनानी, इसकी मेहमान नवाजी में गांधी ने गोली खाई थी। मैं इससे थोड़ा हट करके एक कविता जो मेरा मन है आपको, आप तक संप्रेषित करने का, उसको मैं कहता हूँ आज की कविता। इस दौर में उस मानसिकता की बहुत आवश्यकता है और मैं अधिक कुछ न कह के इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये कविता सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से किसी एक श्रोता की भी आंख अगर गीली कर सकी तो मैं समझूंगा मैंने कुछ लिखा, मैंने कुछ सुनाया। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से इस कविता का मूल्यांकन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये कविता मैंने मेरे स्कूली जीवन की कविता है, लेकिन कविता तो कविता अनुकंपा है वाणी वरदानी की, उस दृष्टि से ये लिखी गई है। सांप्रदायिक सद्भाव और हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि पर खड़ी है ये कविता। एक बार गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। राजपूत संख्या में कम होने के कारण जब हारने लगते हैं तो रानी कर्णावती हुमायूं को एक राखी भिजवाती है। वो राखी जब हुमायूं के पास जाती है तो वो मुल्ला मौलवियों से पूछता है, बोलो क्या करूं। तो वो मजहब का नाम लेके जब भड़काने लगते हैं तो एक सच्चा मुसलमान क्या जवाब देता है, यहाँ से कविता प्रारंभ हो जाती है। और मित्रों, ये इतिहास का सत्य है कि हुमायूं अपनी हिंदू बहन की मदद के लिए आता है, लेकिन 1.5 कोस का अंतर रह जाता है कि तब तक वो पहुंच नहीं पाता। तब उधर रानी निराश होकर के जौहर कर जाती है। इसके बाद हुमायूं बाद में आ पाता है। उसे मालूम नहीं है कि जौहर हो गया है। वो पूरी शक्ति से बहादुर शाह पर आक्रमण कर, उसका पूरा का पूरा दल बहादुर शाह पर हमला करता है, उसे बुरी तरह परास्त करता है। और जब वो बड़े उत्साह से, बड़े आह्लाद से, बड़े खुशी खुशी चित्तौड़ के महल में प्रवेश करता है कि मैंने बहन की मदद की है, और जब वो अंदर जाता है तो उसे चित्तौड़गढ़ के मुख्य प्रांगण में जौहर की राख दिखाई देती है।
बस ये कविता की जिस्ट है, आपका ध्यान चाहूँगा। और ये कविता हिंदी उर्दू दोनों में चलेगी। और वैसे सुधी श्रोताओं के सम्मुख कविता का अधिक भाष्य करना उचित भी नहीं है। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। जब मुल्ला मौलवी भड़काते हैं, आज के युग में इस पृष्ठभूमि की बहुत आवश्यकता है। जहां पूरा देश मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर बटा हुआ हो, उस दृष्टि इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। लेकर नंगी कृपाण कर में तब शाह हुमायूं गरज उठा, जिसके भीषण दुर्जय रव से वसुधा का साहस लर्ज उठा। बोला तुम क्यों बहकाते हो, ले ले मजहब का नाम मुझे, गुमराह कर रहे हो आखिर प्यारा अहले इस्लाम मुझे। जो दुश्मन नेक दिली का है, वह दुश्मन है इंसानों का, वह काफिर है नंगा करता दामन पाकीज़ा बहनों का। कच्चे धागे की एवज में जर्रा जर्रा नहला दूंगा, जो मजहब का कौमी दुश्मन उसको दोजक पहुंचा दूंगा। हमला होगा, बढ़ चलो अभी, इस्लामी खून वफा कर दो, रख लो सब प्राण हथेली पर, तारीखों में जौहर भर दो। फिर क्या था भीषण रण करने, सज गया कटक बेगानों का, राखी की लाज बचाने को दल बढ़ता मुगल पठानों का। उस शेर बबर बाबर सुत की तलवार मचलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। उधर वो बढ़ रहा है, इधर राजपूतों का, मेवाड़ी सरदारों का और बहादुर शाह के संग्राम का वर्णन है। बढ़ रहा हुमायूं उधर, इधर शोणित की निर्मम प्यास बढ़ी, प्रलयंकर शंकर के स्वर में भीषण रणचंडी मचल पड़ी। उस तरफ बहादुर शाह, इधर मतवाले राजपूत लड़ते, और थे प्राण हथेली पर जिनके, सर बांधे कफन बढ़े चलते। सब आग उगलती थी, तोपें फिरनी बढ़ने की चाह रही, गोली वर्षा सी बरस रही, प्राणों की कब परवाह रही। राजस्थानी योद्धा रण में विकराल काल से लगते थे स्वतंत्रता के दीवाने, अरिदल का कंठ कतरते थे। पर चिनगारी चिनगारी है, आपका ध्यान चाहूंगा, पर चिनगारी चिनगारी है, सारा जग नहीं जला सकती। मानी दिनकर की एक किरण, सारा तम नहीं हटा सकती। आखिर केसरिया झंडे की तिल तिल भर ताकत जूझ गई, भगवान बुद्ध की यह धरती उस दिन शोणित में डूब गई। तब तक न हुमायूं आ पाया, महलों की हिम्मत टूट गई, भाई के आने की आशा रानी के मन से छूट गई। चित्तौड़ दुर्ग में जौहर की तब चाह मचलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जा। मित्रों, आपने जौहर पे श्रेष्ठ कवियों की लिखी हुई कविताएं सुनी होंगी। मुझ जैसे सबसे छोटे कवि की मैंने जौहर पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपका ध्यान चाहूँगा कि वृद्धा माताएं एक तरफ बहनें जलती दूसरी तरफ, तूफानी जोश भरा जिनमें जलती बालाएं एक तरफ। कुछ की बारात दरवाजे पर आई हुई थी उसी दिन, कुछ थीं, आपका विशेष ध्यान चाहूँगा इन पंक्तियों पर, कुछ थीं साजन घर जाने को, अंतर में भांवर का सुर था, डोली फूलों से सजी हुई, पैरों में लगा महावर था। कुछ मेहंदी हाथ रचाए थीं, मुख पर झिलमिल अवगुंठन था, हल्दी से चूनर पीली थी, कर में परिणय का कंकड़ था। पर भस्म हो गई हंस हंस कर चित्तौड़ दुर्ग की महिलाएं, इतिहास कीर्ति दोहराएगा जौहर साहस की प्रतिमाएं। चढ़ गई चिता पर कर्मवती, भाई को पता न लग पाया, बस 1.5 कोस का अंतर था, तब तक न हुमायूं आ पाया। हो गया बहादुर शाह मगन, दुंदुभी जीत की बजवाई, तब ही अल्लाह अकबर की ध्वनि एक बार फिर से आई। मुगलों ने तलवारें खींची, बाबर का बेटा आ पहुंचा, हिंदू रानी का मुसलमान भाई आखिर आ ही पहुंचा। मजहब की कौमी कट्टरता उस रोज पिघलती जाती थी। मित्रों, एक पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, मजहब की कौमी कट्टरता उस रोज पिघलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। हमला करने से पहले सारे लश्कर को रोक के हुमायूं कुछ कहता है, वो देखें। सारे लश्कर को रोक हुमायूं एक बार बोला फिर से, मेरे बहादुरों मजहब की लिख दो तारीख नए सिर से। यह बहादुरों की धरती है, हिम्मत तूफानी कर लो अब। यह बहादुरों की धरती है, हिम्मत तूफानी कर लो अब। है फर्ज तुम्हारे कंधे पर, भाई का पानी रख लो अब।
पीछे न कदम रखना शेरो, पीछे न कदम रखना शेरो है आज आजमाइश सबकी, ले लो तलवार बढ़ो आगे, अल्लाह मदद को है सबकी। फिर क्या था पल की देर न की, लश्कर दुश्मन पर टूट पड़ा, मानो ज्वालाएं गर्भ लिए पर्वत से दरिया फूट पड़ा। दुश्मन तब तक संभला ही था, मुगलों ने घेर लिया आकर, शस्त्रों के अगणित वार हुए, अभिमानी अरिदल के सर पर। मानवता के बल के आगे दानव की क्या चल सकती थी, मानवता के बल के आगे दानव की क्या चल सकती थी। जब दुष्ट बहादुर शाह भगा, सेना कैसे रुक सकती थी। जालिम के मंसूबों की अब तकदीर बदलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। उसको हराने के बाद बहुत उत्साह से हुमायूं दुर्ग में प्रवेश करता है और भाग के जाता है बहन के पास। उसे मालूम नहीं है क्या मंजर गुजर गया। मैंने इन्हीं पंक्तियों के लिए ये इतनी लंबी कविता लिखी है, आपका ध्यान चाहूंगा इन पर। कि महलों में शाह गया लेकिन मरघट सी खामोशी पाई। महलों में कहाँ उसके मन में था बहन से भेंट होगी, जान हथेली पर रख कर के मदद के लिए आया था। कितने ही आदमी अपने सरदार मरवाए थे। महलों में शाह गया लेकिन मरघट सी खामोशी पाई, चित्तौड़ दुर्ग के प्रांगण में जौहर की आग नजर आई। जब राख बहन की देखी तब जैसे सीने में लगा तीर, फट गई हुमायूं की छाती, करुणा क्रंदन कर उठा वीर। और मित्रों, ये मैंने कम से कम हजारों बार ये दो पंक्तियां पढ़ी होंगी। लाल किले के कवि सम्मेलन से लेकर और विदेशों में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलनों में भी मैं इन दो पंक्तियों पर आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। इन्हीं दो पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी है, इसकी भावना के लिए। और मेरा विश्वास है कि ये पृष्ठभूमि जो है, कविता की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मानसिकता, ये पृष्ठभूमि आज से करोड़ों वर्ष बाद भी जिंदा रहेगी। मैं पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, भावना की बात कर रहा हूँ। महलों में शाह गया लेकिन मरघट सी खामोशी पाई, चित्तौड़ दुर्ग के प्रांगण में जौहर की आग नजर आई। जब राख बहन की देखी तब जैसे सीने में लगा तीर, फट गई हुमायूं की छाती, करुणा क्रंदन कर उठा वीर। तू राजपूत थी हिंदू थी, तू राजपूत थी हिंदू थी, क्या यही बात तूने देखी। और मैं मुसलमान था इसीलिए तूने राह मेरी देखी। क्यों ठीक वक्त पर आ न सका, क्यों टूटा नहीं कहर मुझ पर। तू चली गई मैं जिंदा हूं, लानत 100 बार बहन मुझ पर। मैं बुरी तरह से हार गया, मैं बुरी तरह से हार गया, तारीखों में यह जीत सही। मैं बुरी तरह से हार गया, तारीखों में यह जीत सही। यह कह पछाड़ खा गिरा वीर, सिर से शोणित की धार बही। उस गर्म राख को शोणित से ठंडा करता रो रहा खड़ा। मानो अंबर के अंतस से करुणा का स्रोता फूट पड़ा था। मुसलमान पर नैनों से जलधार निकलती जाती थी। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती। आदरणीय श्रोता मित्रों, कविता से पूर्व में 10-5 वाक्य गद्य में आप तक पहुंचाना चाहूँगा। भारतवर्ष पर की अस्मिता शौर्य पर बहुत कुछ लिखा है। ये कविता जो है, जो मेरा मूल विषय है मेवाड़ के उत्सर्गी शौर्य और बलिदान का, उस पर ये कविता लिखी है। और मैं बहुत विनम्रता से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस कविता की अपराजेयता की जो थीम है वो हमेशा जीवित रहेगी। मैं कविता की बात नहीं कर रहा हूं। और उस उत्सर्गी शौर्य और बलिदान के प्रसंग में जो वीर रस के स्थापित मानदंड हैं, उस दृष्टि से इस कविता को देखेंगे तो आपका उपकार मानूंगा। मैं कविता के विषय में कुछ कहना चाहूँगा कि पद्मिनी के विश्व विजयी सौंदर्य से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल देता है। जब 6 महीने तक संग्राम चलता है, जब वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, तो एक संदेशा भिजवाता है कि ठीक है, पद्मिनी को केवल शीशे में दिखा दो, हम वापस हो जाएंगे। मित्रों, आज भी चित्तौड़गढ़ के उस 30-40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो
पद्मिनी महल है वो सबसे सुंदर है, वो शीशा भी विद्यमान है। जब ये संदेशा जाता है कि हम केवल शीशे में दिखा दो वापस हो जाएंगे, तो राणा रत्न सिंह, रावल रत्न सिंह लड़ाकू तो थे लेकिन वे सीधे बहुत थे। और सीधा आदमी आजकल की परिभाषा में कुछ और समझा जाता है। बोले ठीक है, प्रातः पद्मिनी शीशे में दिखा दी जाएगी। तभी मेवाड़ी कमान का सेनापति गोरा सिंह, जो 80 साल का बूढ़ा था, वो खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज धृष्टता क्षमा हो, लेकिन सेनापति गोरा के जिंदा रहते ये संभव नहीं है कि छत्राणी की उंगली का एक निशान भी किसी विदेशी को दिखाया जाए। राणा कहते तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानो। जब ये बात कही जाती है तो ये बात उसे बहुत अंदर तक चुभती। तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानो। वो खड़ा हो जाता है और तलवार, बोलता कुछ नहीं, तलवार फेंक के दरबार से जाने लगता है। सामंत शाही का जमाना था, राणा समझ जाते हैं, कहते हैं बोले मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकता हूं। बस ये बात जब कही जाती है तो वो बूढ़ा शेर पलट जाता है, कहता है महाराज, ये तलवार उठा लेता है, जो उसने फेंक दी थी वो तलवार उठा लेता है और कहता है महाराज, ये तलवार कभी आपके पिताश्री ने मुझे जंगली शेर का पैदल शिकार करने में पुरस्कार में दी थी। अगर आप आदेश करें तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों पर रख दूं इसी तलवार से। पर यदि आपके मन में ये अभिमान जागृत हो गया हो कि बूढ़े सेनापति के हाथों में कोई हथकड़ियां डाल सकता है, तो एक बार आप मेवाड़ी तलवारों को आजमा कर देख लो। और तलवार खड़ा हो जाता है। सब लोग, ये बात जब कही जाती है तो सब लोग नीचे देखने लगते हैं। राणा समझ जाते हैं कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वो कहते ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कसम देता हूं, अब दोबारा कभी मेवाड़ की मिट्टी पे कदम मत रखना। गोरा कहता है महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा। और फिर अपने भतीजे बादल सिंह से, कृपया ये बात ध्यान में रखिएगा मेरे शब्दों पर, अपने भतीजे बादल सिंह से कहता है बेटा, और बादल उस व्यक्ति का नाम था, ये इसका भतीजा था, इसके भाई का बेटा था। माँ बाप तो मर चुके थे लेकिन गोरा नहीं पाला था, एक तरह से इसका पुत्र था वो। उससे कहता है बेटा, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, अब तो पद्मिनी शीशे में दिखाई जाने लगी, अब क्यों बैठे हो यहाँ। गर्जी है वो भी इनके साथ चला जाता है। कुछ और पानीदार सरदार वो भी इनका अनुगमन करते हैं, चले जाते हैं। अगले दिन खिलजी आता है, उसका बड़ा स्वागत सत्कार करके होता है। मैं संक्षिप्त करता हूँ अपनी बात को। पद्मिनी को शीशे में दिखाते हैं और शीशे में देखने के बाद जब वो विदा होने लगता है तो वो बात करते करते, अब आपके घर पे कोई मेहमान आए और जाते समय बात भी करने लगे आपसे और चलता भी जाए, तो आप नेचुरली उसका साथ देंगे दरवाजे तक। ये उस मतलब ये औपचारिकता के उसके साथ साथ जाते हैं। और मुख्य द्वार तक जब वो ले आता है राणा रत्न सिंह को, तो वहाँ उसने पहले से सैनिक छिपा रखे थे अपने, और वहाँ एकदम से उसे गिरफ्तार करके घोड़े बैठा के ले जाते हैं और फिर अपने शिविर में बंद करके दिल्ली ले आता। फिर एक संदेशा भिजवाता है कि यदि 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं भिजवाया गया तो राणा का कटा हुआ सिर चित्तौड़ के दुर्ग में भिजवा दिया जाएगा। मित्रों, कि आप ये देखें कि जब पानीदार सरदार नाराज होकर के जंगलों में चले गए हों, उस समय जब ये संदेशा आया होगा तब उस सतीत्व पर क्या गुजरी होगी जिसका सौंदर्य सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था, आज भी सुंदरता का उपमान माना जाता है। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। और मैं समझता हूँ वीर रस की दृष्टि से मेरी कविताओं में ये सबसे अच्छी कविता है। मैं अपनी कविता की बात कह रहा हूँ, हमसे लिखने वाले तो बहुत अच्छे हैं। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने और कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया।
वो संदेशा क्या था? 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया गढ़ भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था। आपका ध्यान चाहूंगा शब्द पर, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, कितने ही आदमी चले गए थे, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। पद्मिनी जानती थी कि मेरे सतीत्व की रक्षा वही तलवार कर सकती है। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। इतिहास ये कहता है कि वो घोड़े पर सवार होकर के साथ में कुछ सखियां लेकर के 15-16 घुड़सवार लेकर के वो जंगल जंगल घूमती, और बिजौलिया के जंगलों में गोरा एक पेड़ के नीचे रोटी बना रहा था, वहां पहुंच जाती। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी। जब गोरा रिफ्यूज कर देता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तब पद्मिनी एक बात कहती है, और मेवाड़ की पृष्ठभूमि में मैं इन शब्दों का मूल्यांकन आप पर छोड़ता हूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। उस भावना को देखें। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का, और दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। है यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, जब वो पैरों में झुकने लगी, महारानी हो तुम, शिशौदिया कुल की जगदम्बा हो, और प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने, ये मेवाड़ का कॉन्फिडेंस था। मुझसे लोग कहते हैं अक्सर, अब तो खैर मैं जाता भी नहीं कभी सम्मेलनों में, जब जा तो लोग ट्रेन में मिलते थे, बोले पंडित जी आप चित्तौड़ रहते हैं, वहाँ की क्या खास बात है? अक्सर लोग जैसे पूछते हैं, तो दोस्तों ये चित्तौड़ की खास बात है, हम तो नहीं रहेंगे कुछ दिनों बाद में, लेकिन ये बात देखें आप, ये जिंदा रहेगी। क्या खास बात है? वो एक कमिटमेंट करता है, वो कमिटमेंट देखें आप। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, और महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। मित्रों, ये जो कविता की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सम्मुख रखी, ये कविता 4 चरणों में है, और जिसका एक चरण मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। इसका दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं, और
दूसरे चरण की प्रथम 2 पंक्तियों पर आपका ध्यान आमंत्रित करता हूं। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। एक योजना मेवाड़ की देखिए। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था। भावना देखिए मेवाड़ की। स्वयं पद्मनी ने बादल का जिस दौर में केवल चुटकुलों को या लतीफ़ों को कविता समझा जाए, उस दौर में इन पंक्तियों को ग्रहण करने का प्रयास करें तो आपका उपकार मानूंगा। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले। पांचों ही शंकर के गण की तरह समरमत वाले। बजा कूंच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी। मानवीय संवेदना से देखें। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी। देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये इसका तीसरा चरण देखें। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। मेवाड़ का दूत सलाम करके बोलता है, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है। रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, ये सुनकर फौरन हुक्म किया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। मित्रों, जैसे मैंने भूमिका में कहा था कि बादल के माता पिता मर चुके थे, यही उसका माँ भी यही, पिता भी यही था। इस भावना की दृष्टि से इन पंक्तियों को देखें। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। मेवाड़ की जिजीविषा देखें। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मनी वेश में बंदी गृह जाएगा, यह लोहार पद्मनी वेश में बंदी गृह जाएगा। केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। एक योजना है, ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर, और मैं ये कह देना चाहता हूं
कि वो वास्तव में भेद खुल जाता है और बादल सिंह को समग्र सेना का मुकाबला करना पड़ता है दिल्ली की। अगर भेद खुल जाए वीर, पर ये सावधान पहले ही कर दिया था उसने, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, और तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मां न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना। मित्रों, इन पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना। अंतिम लाल लड़ा लूं, यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। जब कमजोरी आने लगी मन में, सावधान सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी, सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। मैं इस कविता का समापन अंश आपको सादर भेंट करता हूँ, और आप मेरा इसे गर्वोक्ति न समझें, मेरी विनम्र स्पष्टोक्ति हो सकती है ये, कि यदि आप अपने खून में कुछ गर्मी महसूस करें और आपके इस अंश को सुनकर के अगर शरीर के रोंगटे खड़े हों और रोमांच हो, तो मैं समझूंगा मेरी कविता सफल है। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, जो उनकी योजना थी वो सफल होती है। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। आप उससे जुड़ने का प्रयास करें। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। उसे ये शंका थी कि इसमें कहीं धोखा ना हो जाए, और वो इनसे पहले से आतंकित था। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा, समझा पद्मिनी नहीं आई है। वो गले मिलते देख लेता है एक गवाक्ष में से दूर से। जब यह मिलन लखा, समझा पद्मिनी नहीं आई है, और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्ढी दर रण का, बजने लगा नगाड़ा। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि गोरा ने सावधान किया था कि बेटा अगर शाही लश्कर आ जाए तो फिर प्राणों पर खेल जाना। वो वक्त आ गया। रण का बजले नगा नगाड़ा, दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया। रण मत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा रत्न सिंह कहते हैं, मैंने एक बार गलती की तो मैं दरबार, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं, यहाँ लोग मरने के लिए आए हैं और हम आपको किसी कीमत में मरने नहीं दे। जबरदस्ती उसे 4 आदमी घुड़सवार घोड़े पे बैठा के जबरदस्ती रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, और खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना। रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा। ये जिम्मेदारी उसी के ऊपर तो थी। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का घर जा, 90 दी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था।
प्रस्तुत कविता अपने समापन अंश की ओर है और मैं बीच में अपनी तरफ से कुछ बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी बादल को दी गई थी वो समग्र सेना का मुकाबला करने की, वो प्राण प्रण से उसे पूरी करता है और जिसकी उम्र केवल 14 वर्ष की थी। गोरा 80 साल के थे, ये 14 वर्ष, 2 पीढ़ियों के समर्पण की है, कालजयी समर्पण की बात है। आज देखें आप, ये पीढ़ी जो है, मतलब ये जिसने अपने बुजुर्ग के कहने पर एक अविनाशी शौर्य का प्रदर्शन किया और प्राण तक समर्पित कर दिए, आज प्रणाम करने तक में भी हमारी ये नई पीढ़ी जो है शर्म का अनुभव करती है। मैं इस प्रसंग में भी इन पंक्तियों को देखें। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पथ पर तो गोरा हिमगिरी सा आड़ा खड़ा था, पर उस पथ पर तो गोरा हिमगिरी सा आड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे और यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा और लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे तो मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों में। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों में। यूं मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था, जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया और शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे, उसका कमिटमेंट देखें, मगर वाहरे गोरा, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा, एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़लख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच पामरो छल से रण करते हो, अरे कायरो नीच पामरो छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था। कविता की समापन पंक्तियां, यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। मां ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। एक ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत करता हूं कविता के माध्यम से। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी और जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थीं। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सन्मुख मृत्यु घड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ हरिदल काट रहा था और इधर बादल लाठों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही की जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोण से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई।
गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सचित्व अभिमानी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सचित्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुल। धन्यवाद। हजारों साल पहले की निशानी कौन रखता है? हजारों साल पहले की निशानी कौन रखता है? प्रतापी आन का आंखों में पानी कौन रखता है? फकत मेवाड़ का अरविंद ही अपवाद है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? अंधेरी रात में दीपक सरीखा कौन जलता है? वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? अंधेरी रात में दीपक सरीखा कौन जलता है? फकत मेवाड़ का अरविंद ही अपवाद है, वरना बुजुर्गों के बताए रास्ते पर कौन चलता है? मुक्तक जो मैंने पढ़े थे उसी वंश के 1-2 मुक्तक और पढ़ता हूं। इस धरा का हर तरफ सम्मान है तुमसे, सूर्यवंशी पूर्वजों की आन है तुमसे। पीढ़ियों तक यश तुम्हारा मिट न पाएगा, विश्व में मेवाड़ की पहचान है तुमसे। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा। ये हमारे मेवाड़ के, हमारे राजमहल के जो अस्मिता है उस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। न्यासी परंपरा जो 1400 वर्षों से चली आ रही है उस पर देखिए, यही इसका जो संपूर्ण बहुत कम शब्दों में इसको रूपायित करने का प्रयास किया गया है, उस समग्र भावना को। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली हो, पीढ़ियों आंधियों में वो दिया जलता रहा, जलता रहेगा।